आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। जो मैं गलती से आपको कल होमवर्क में दे गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कल के नहीं थे होमवर्क, वो आज के थे होमवर्क, उसके लिए सॉरी। और कल मैंने जब दोबारा वीडियो देखी तो एक चीज और रह गई। कल मैंने ये जो टॉपिक पढ़ाया था ना, सबसे लास्ट सवाल जो कराया था, जिसमें पहले आइस किस में कन्वर्ट हुई थी, आइस -12 पे थी ना, फिर उसको हम 0 पे लाए थे, 0 पे लाए थे आइस को, याद आ रहा है। फिर उसको और हीट किया था 0 डिग्री सेल्सियस से, फिर उसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाया था, फिर उसको 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे याद है कि नहीं। तो एक बस एक छोटा सा चीज रह गई, मैंने ये डेल्टा Q1 निकालना सिखा दिया था, ये डेल्टा Q2 निकालना सिखा दिया था, ये सब एंड में एक लाइन रह गई, इन्हें जोड़ना भी तो था। याद है नहीं याद, कल वाला सवाल याद आ रहा है कि आप ये हीट एनर्जी निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए और ये निकाल लीजिए, फिर इनको जोड़ना भी तो है, क्योंकि टोटल कितनी हीट एनर्जी थी। समझ गए कि नहीं, ये शब्द रह गया था शायद मेरा बोलना। जल्दी बोलो, समझ गए या नहीं समझ गए। कल वाला लास्ट सवाल कि यहां से यहां जाने में इतनी हीट एनर्जी दी थी, यहां से यहां जाने में इतनी हीट एनर्जी दी थी, तो उसको जोड़ना भी था उन सबको। चलिए आज भी सिर्फ सवाल सवाल चलेंगे और मैं इक्वेशन बना के छोड़ूंगा, ठीक है। घर पे आप उसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेके घर पे कैलकुलेट करेंगे, सवाल होंगे और थोड़े से अच्छे सवाल होंगे। आपको अपना लेवल बढ़ाना है। आज आज वही लोग सवाल कर पाएंगे जो पूरी तरीके से आज डेडिकेट होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री क्या चीज है ये? देखिए, जैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से उठाते हैं, एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप त्रिकोणमिति, कोणों को, एंगल्स को मेजर करते हो, एंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हो, है ना। ज्योमेट्री, भुजाओं, साइड्स के बारे में पढ़ते हो, है ना। ये कैलोरीमेट्री में हीट के बारे में पढ़ते हैं, हीट का मेजरमेंट्स पढ़ते हैं। हालांकि हीट तो मेजर हो ही नहीं सकती, हीट तो मेजर हो ही नहीं सकती। ये वेदर भी, ये वाली बात है मुझे पर्सनल मैसेज में भेजा कर, मुझे लगा तूने डाउट भेजा है, ठीक है। ये हाँ तो सुनना, तो कैलोरीमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री में ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हीट का मेजरमेंट करते हैं। हालांकि थोड़ा सा मैं गलत हूं, हीट तो मेजर हो ही नहीं सकती। यदि आप पिछली क्लास में तमीज से बैठे थे, पढ़े थे, तो मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था, हीट तो मेजर होती ही नहीं है। फिर क्या मेजर होता है? चेंज इन हीट एनर्जी या हीट गिवन टू सिस्टम, वो कैलकुलेट होती है। तो यानी हीट का ट्रांजेक्शंस कैलकुलेट करते हैं इस ब्रांच में। कैसे सीखते हैं, चलिए। सपोज करो बेटा, यदि एक रामलाल और एक श्यामलाल दो बंदे हैं, है ना, ए और बी दो बंदे हैं, इसके पास 50 रुपए है, इसके पास 60 रुपए, सपोज करो। और ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब जेल वेल में बंद कर दिया है, तीसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं इनके साथ। अब यदि ये इसको 20 रुपए दे दे, 20 रुपए इसे दे दे, तो आपको इतना तो पता है ना, एक सिंपल सी मैथमेटिक्स, इस पर 20 रुपए बढ़ गए, इस पर 20 रुपए घट गए, बस भाई। क्योंकि इसने 20 रुपए इसे दिए, तो इसकी संपत्ति 20 रुपए बढ़ गई, इसकी नेटवर्थ 20 रुपए बढ़ गई, इसकी नेटवर्थ 20 रुपए घट गई, बस, है ना। भले ही आपको, अच्छा सपोज करो ये चीज दुबका लू, नीचे वाले दुबका लू, मान लो नीचे वाला डाटा आपको नहीं पता कि इस पे कितने रुपए, इस पे कितने रुपए, तो इसने इसको 20 रुपए दिए, तो आपको नहीं पता कि इस पे टोटल कितने रुपए, लेकिन इतना तो बोल सकते हो ना, इसकी नेटवर्थ 20 रुपए बढ़ गई, इसकी नेटवर्थ 20 रुपए घट गई, ठीक है। ऐसे ही हीट एनर्जी में क्या होगा, हमें हीट एनर्जी में सिस्टम की एनर्जी नहीं पता होती। सपोज करो ये एक बॉडी है ए, इसका नाम है ए और इसका टेम्परेचर है T1, ये बॉडी ए है और इसका टेम्परेचर T1 है, और इसके साथ मैंने एक बॉडी और अटैच कर दी बी और इसका टेम्परेचर T2 है, ये दोनों बॉडी अटैच कर दी मैंने, और T1 का टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा है। तो जैसे पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यही हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है ना, हाई प्रेशर से लो फ्लूइड जो भी है दुनिया के, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है। तो वैसे ही जैसे ही मैंने ये दो बॉडी कांटेक्ट में रखी और T1 यदि T2 से ज्यादा है, तो ये हीट एनर्जी फ्लो होने लग जाएगी, ये जो मैंने एरो के माध्यम से दिखाई है। ऐसे दिखेगी तो नहीं आपको, अब ऐसे एक बार बताओ, आपके वायरों में करंट जा रही है तो करंट थोड़ी नहीं दिखती आपको, पर आपको वो एहसास है ना, करंट जारी होगी तभी बल्ब जल रहा है मेरा।
तो ये हीट जाती हुई नहीं दिखेगी पर जा रही है। तो क्या होगा, इसमें से इसमें हीट, जैसे ये इसने इसको 20 रुपए दिए तो ये भी हीट एनर्जी दे ही रहा है, ये हीट एनर्जी दे रहा है, वो रुपए दे रहा था, इस एग्जाम्पल में वो रुपए दे रहा था, ये हीट एनर्जी दे रहा है। द हीट एनर्जी स्टार्ट टू शिफ्ट, ये स्टार्ट, ठीक है ना, ए से बी ट्रांसफर हो रही है, और ये तब तक होगी, ये तब तक होगी जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, टिल देयर टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। थोड़ा ये नीचे आएगा, थोड़ा ये ऊपर आएगा, थोड़ा ये नीचे आएगा, थोड़ा ये ऊपर, जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं होंगे हीट एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी ए से बी में, ए से बी में होती रहेगी, और जैसे ही टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे रुक जाएंगी। अब इस सिनारियो में बताना, यदि हमें नहीं पता कि ए में कितनी एनर्जी थी, हमें नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता बी में कितनी एनर्जी है, लेकिन इतना तो पता है कि हीट, इसमें ए ने हीट लॉस की है, हीट लॉस बाई ए ने हीट लॉस जितनी की, हीट गेन बाई बी, जितनी ए ने लॉस की है बी ने, यानी जैसे जितने रुपए ए ने लॉस किए हैं बी ने उतने गेन किए हैं, है कि नहीं। तो ए ने जितनी हीट एनर्जी लॉस की है बी ने उतनी गेन करी है, ठीक है ना। तो यानी, और हीट एनर्जी का जो चेंज, लॉस माने कुछ तो चेंज हुआ, हीट एनर्जी गेन तो इसमें भी चेंज हुआ है, तो जितनी चेंज इन हीट एनर्जी बी में हुई होगी उतनी ए में हुई होगी। यदि मैं शब्दों की बजाय मैथ का इस्तेमाल करूं, सिंबल का, इस शब्दों की बजाय ये लिखूं, इसकी जगह ये लिखूं, तो व्हाट इज दिस चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ बी, व्हाट इज दिस चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ ए। इसके 20 रुपए चेंज हुए, इसमें भी 20 रुपए चेंज हो गए, पर हाँ इसके घटे इसके बढ़े, तो इसकी हीट एनर्जी बढ़ रही है, इसकी घट रही है, लेकिन 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 अभी इसमें छोटी सी गड़बड़ है। यहां आपको जो लॉस कर रहे हैं, या तो उसे माइनस के साथ एडजस्ट करो, या फिर 100 बातों की एक बात, उसके साथ मॉड लगा दो। ऐसा क्यों बताता हूं, मतलब जो लॉस कर रहा है, जिसमें लॉस बढ़ है, या तो उसमें माइनस लगाइए या उसमें मॉड लगा दीजिए, यदि आपको ऐसे सवाल, ऐसे मैथमेटिक्स करने हैं तो। यदि दो बॉडी कांटेक्ट में है और एक की हीट एनर्जी दूसरे में जा रही है, तो नो डाउट एक ने जितनी लॉस करी दूसरे ने गेन करी होगी। अब मैं बताता हूं क्यों, कि इसमें मॉड क्यों लगाना पड़ेगा। ये एक बार बताओ, यदि मैं इसके लिए माइनस नहीं लगाता हूं, इमेजिन करो माइनस नहीं लगाता हूं, और डेल्टा क्यू है डेल्टा क्यू बी, बताना ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो जब मैं डेल्टा क्यू ए का फॉर्मूला तो ए के लगाऊंगा तो एम एस डेल्टा टी लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, एम एस डेल्टा टी। तो अब गौर से देखना, एम ए का स्पेसिफिक हीट, ए का मास, ए की स्पेसिफिक हीट, और जो भी इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज को हमेशा, क्योंकि डेल्टा है तो फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखना होता है, हमें फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखना होता है हमेशा डेल्टा। अब गौर से देखो, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर तो गिर गया होगा ना, और ये बढ़ गया होगा, बोलो, मतलब फाइनल टेम्परेचर ये कम हो गया होगा, ये ज्यादा था। अब गौर से बताइए, ए का टेम्परेचर पहले ज्यादा था, बाद में कम ही हुआ होगा ना जब ये हीट एनर्जी लॉस कर रहे हैं। तो जब कम में से ज्यादा घटाओगे, ये कम हो चुका है, ये ज्यादा है, तो ये भाई साहब नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव 10 जूल इमेजिन करो, सपोज करो। मतलब जब आप ए की हीट एनर्जी कितनी लॉस हुई, जब आप इसे सॉल्व करोगे एम एस डेल्टा टी के फॉर्मूले से, तो ये माइनस 10 जूल आएगा। और बी ने कितनी गेन करी, तो आप ये लगाओगे मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, डेल्टा टी ऑफ बी, ये और ये तो प्लस रहते ही रहते हैं, ये दोनों की तो टेंशन है ही नहीं, मास का और स्पेसिफिक हीट की तो टेंशन है ही नहीं, गले से डेल्टा टी की, इसमें डेल्टा टी नेगेटिव आएगा, और इसमें डेल्टा टी, अब बताओ डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी बताना, इसमें भी फाइनल माइनस इनिशियल ही करोगे, लेकिन इसका टेम्परेचर फाइनली बढ़ नहीं, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी इंसर्ट कर रही है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा प्लस का 10 जूल, ये पक्की बात है। तो क्या ये गलत नहीं है कि माइनस 10 जूल इक्वल टू प्लस का 10 जूल, यदि मैं इस तरीके से यूज करता तो, क्योंकि ये माइनस में कुछ आएगा, ये प्लस में कुछ आएगा, माइनस 10 प्लस 10 के कब से बराबर होने लगा। इसीलिए या तो मॉड लगा दो, वैल्यू बराबर होगी, मतलब इतना इतना पार्ट बराबर होगा, या इसमें ऑलरेडी एक माइनस एडजस्ट कर दो। इसका मतलब जब आप एक ऑलरेडी माइनस लगाओगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 10 जूल इक्वल टू 10 जूल। जो लॉस करेगा या तो उसमें मॉड लगा देगा, लेकिन इसको भी सीखिए बेटा, मॉड का काम अभी आपका अच्छा लग रहा है। पास में भी जब आपकी वॉल्यूम स्ट्रेन आई थी तो मैंने बताया था, यदि घट रही हो तो एक माइनस तुम दे देना, क्योंकि एक वो लेके आएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। हमें कुछ चीजें पॉजिटिव में पढ़नी होती है, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इसके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। या सर लैंग्वेज में लिख दे, हाँ, अरे हाँ लैंग्वेज में तो लिखी हुआ है ना,
हर लैंग्वेज में तो मैंने लिखा ही है ना, इसने जितनी हीट एनर्जी लॉस की उसने उतनी गेन करी। लेकिन जब उसे मैथ में कन्वर्ट करोगे तो आपका साइन का गड़बड़ आएगी। लो मैं एक और तरीका बताता हूं। चलो मुझे बताइए, लेट क्यू ए का मतलब ए की हीट एनर्जी, क्यू बी की हीट। अच्छा एक मिनट, मुझे बताइए, इस पे 50 रुपए, इस पे 60 रुपए, टोटल 110 रुपए हो गए इन पे। अब यदि ये कुछ भी रुपए का अठन्नी चवन्नी का ट्रांजेक्शन भी करे, टोटल तो 110 ही रहेगा ना। ये इसको कितने भी रुपए दे दे, 10 20 30 जो भी है, टोटल 110 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ। मानते हो नहीं मानते हो? ये इसको 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 20 रुपए दे, ये टोटल कॉन्स्टेंट होगा। अब ऐसे ही ए बी को जितनी भी हीट एनर्जी देगा, तो ए की हीट एनर्जी और बी की हीट एनर्जी का टोटल तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। ए की हीट एनर्जी और बी की हीट एनर्जी, ए की हीट एनर्जी प्लस, जैसे इन दोनों के टोटल रुपए का सम कांस्टेंट था, अब तुम आपस में लेन देन करते रहो। तो इस सिस्टम की ए की प्लस बी की इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों को डिफरेंशिएट करना। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू ए प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू बी, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका जीरो। तो आपने एक चीज नोटिस करी, हमारा ही नहीं आ रहा, यही चीज तो आ रही है, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, यही चीज तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक की घटेगी एक की बढ़ेगी, बस इसका मतलब ही यही है कि एक की घट रही है एक की बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा ये। लेकिन 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 बताना, इसने जितने भी रुपए दिए इसको या इसने लिए, इनका टोटल 110 रुपए रहेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है ना, तीसरे बंदे की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तीसरे बंदे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब ए ऐसा नहीं कि बी को 10 रुपए दे दे, सी को भी 5 रुपए दे दे, तब नहीं होगा ए और बी का टोटल 110। सी नहीं होना चाहिए इसमें, लव ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इसमें ये सारी इक्वेशंस वैलिड कब है, जब ए जितनी भी हीट एनर्जी दे रहा है वो बी को दे, बस ए के द्वारा लॉस की गई हीट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ बी को जाए, ये तभी ट्रू है। लेकिन हीट एनर्जी के साथ एक दिक्कत क्या है, यदि मैं एक भभकती हुई ईट, मानो उसका नाम है ए, ईट ईट गर्म हो जाती है कभी, है ना, वो भी एक भभकती हुई ईट को एक नॉर्मल ईट के साथ टच कर दूं, तो सच्चाई ये है इस ईट की हीट एनर्जी सारी बी में नहीं, इसकी सारी सराउंडिंग में भी जारी होगी। जारी होगी कि नहीं हो रही होगी, सोच के देखो। यदि मैं इसकी हीट एनर्जी इसको दूं, और रुको, सोचो, इसका टेम्परेचर है 100, इसका टेम्परेचर है 50, इसका 100 है, इसका 50 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है। इसकी हीट एनर्जी इसमें तो जारी नहीं होगी, सराउंडिंग में भी जारी होगी। बोलो जारी होगी कि नहीं जारी होगी रेडिएशन के थ्रू। और क्योंकि इसका टेम्परेचर 50 है, सराउंडिंग का 20 है, इसकी भी जारी होगी। तो साला ये तो रहता बल गया, अब ये इक्वेशन सब बर्बाद होगी। तो यानी ये सारी इक्वेशन सब बर्बाद होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसीलिए ये इक्वेशन वैलिड कब है, ये वैलिड तब होती है, अब सुनिए, ये वैलिड इक्वेशन तब होती है जब ए और बी ने किसी ने अपनी हीट लीक नहीं करी सराउंडिंग को। पर ऐसा तो हम यदि ओपन एटमॉस्फेयर में ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये तो होगा ही होगा। तब हमारे पास एक आता है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर क्या होता है, एक कंटेनर होता है, बर्तन होता है, देखो बर्तन, एक बर्तन होता है, उसमें रख देते हैं कैलोरी मीटर। एक बर्तन होता है और कुछ नहीं, बस उसमें क्या होता है, इनर वॉल, ये वाली जिधर मैं चौक ड्रॉ कर रहा हूं, ये इनर वॉल तो कोई मेटल ले लेते हैं, किसी मेटल की बना देते हैं इनर वॉल, मेटल की बना देते हैं इनर वॉल। और बाहर जो मैंने शेड किया है थर्माकोल, एयर, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी, इसमें ठूस ठूस के कोई इंसुलेटिंग मटेरियल ठूस देते हैं, इंसुलेटर। उससे क्या होता है, बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं आएगी, अंदर की बाहर नहीं आएगी। यानी ये लॉक हो गया। यानी जैसे मैं इनको किसी जेल में बंद कर दूं, इन दोनों को जेल में बंद कर दूं, तो सी आएगा ही नहीं। अब जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ए और बी में होगा। ऐसे ही मैंने इनको एक जेल में बंद कर दिया, लेकिन वो जेल की दीवारें इंसुलेटेड होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, इनर वॉल मेटल लेना है, फिर थर्माकोल ठूसना। थर्माकोल अच्छा इंसुलेटर, सस्ता जुगाड़ होता है, बढ़िया। लेकिन अब आप कहोगे इनर वॉल मेटल के लिए, क्योंकि यदि मैं अंदर से थर्माकोल लेना चालू कर दूंगा तो तुमने समझ लो गरम गरम पानी डाला, कॉफी डाली, या ये रख ला, तो वो तो मेटल, वो थर्माकोल को मेल्ट कर देगा, लकड़ी को जला देगा, बुरादे को उड़ा देगा। तो इसलिए अंदर पहले कोई रेजिस्टिव मटेरियल ले लेते हैं कि जो इस टेम्परेचर, सोचो मैं तो 100 डाल रहा हूं, एक्सपेरिमेंट में तो 500 डिग्री सेल्सियस की भी बॉडी डाली जाएंगी,
तो 500 डिग्री सेल्सियस को झेलने वाला भी तो मेटेरियल होना चाहिए ना, तो इसलिए इनर वॉल मेटल की होनी चाहिए, इनर वॉल। अब यदि ये कॉपर है इनर वॉल, तो कॉपर कैलोरीमीटर बोल देते हैं। इनर वॉल एल्युमिनियम की है तो एल्युमिनियम कैलोरीमीटर बोल देते हैं। तो यानी ये जो मेरी सारी इक्वेशंस थी ये वैलिड तब है जब ये एक्सपेरिमेंट इस लॉग कैलोरीमीटर के अंदर किए जाए। हालांकि भगवान ये भी नहीं है, ऐसी कोई दुनिया में कोई बॉडी नहीं है, कोई लॉक जो हीट को लॉक कर सके परमानेंटली फुल्ली, लेकिन हाँ कुछ तो हमने कम कर ही दिया ना। आपने देखा है ना, बढ़िया बढ़िया थर्मस आता है, उसमें चाय रखो, चाय डालो, मिल्टन के आते हैं अच्छे बोतल आते हैं, चाय डाली आपने, कितनी देर तक गर्म रहती है। लेकिन भगवान तो वो भी नहीं है ना, चाय हाथ रखोगे 12 घंटे का क्लेम करते हैं कि 12 घंटे तक नहीं होगा, कोई बात नहीं 12 घंटे नहीं होगा, लेकिन तुम यदि 2 दिन बाद आओगे तब तो चाय ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब सराउंडिंग के साथ थोड़ा 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 लीक हो हुई है, लेकिन फिर भी काफी हद तक हमने इसकी जो है एनर्जी थी सराउंडिंग को वो खत्म सी कर दी। तो जैसे हम पास्ट में हम ये मानते थे इमेजिन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, मान ली, मजे आ गए, कर लिए सवाल, मासलेस स्प्रिंग, इनइलास्टिक स्प्रिंग, तो ऐसी अब इन सवालों में हम ये एज्यूम करेंगे, ये सवाल ये मैथमेटिक्स तभी सक्सेसफुल है। मैंने कहा ना फिजिक्स में कुछ ही फॉर्मूले यूनिवर्सल होते हैं, सब में कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाइड होती है। तो बताइए इन फॉर्मूलों की क्या कंडीशन अप्लाइड निकली? कंडीशन अप्लाइड ये निकली कि सिर्फ ट्रांजैक्शन ए और बी में होना चाहिए, सराउंडिंग नहीं होनी चाहिए। फिर हम, क्योंकि सराउंडिंग का कोई मेजरमेंट हमारे पास नहीं कि कितनी गई सराउंडिंग को, कितनी नहीं गई, ठीक है। यानी कंडीशन अप्लाइड, हीट लॉस टू सराउंडिंग इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो सवाल नहीं कहेगा तो हम भी हम अपने आप मान लेंगे। ओके, पहले जोर से बोलो यहां तक समझ में आया है या नहीं आया, और सवाल करोगे तो और अपने आप को स्मार्ट समझोगे। समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बोलो, ये कहानी पूरी कि क्यों कैलोरीमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि कैलोरीमीटर भी कोई भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम एक्यूरेसी की ओर बढ़ गए हैं बस, ठीक है। आइए सवाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा घनचक्कर टाइप में कराऊंगा सवाल। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सबसे पहले ले रहा हूं 11.3 एग्जाम्पल 11.3 एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का नहीं है। पहले एग्जाम्पल देखिए, मेरे में पेज नंबर 281 है। सवाल ये कह रहा है एक स्फीयर है एल्युमिनियम का, देखिए ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, मैंने इसका नाम ए दे दिया है ना, जिसका वजन दे रखा है मास 0.047 kg। सवाल में लिखा ही हुआ है प्लेस फॉर अ सफिशिएंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट द स्फीयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको एक उबलते हुए पानी में डाला है, जो पानी उबल रहा है और सफिशिएंट टाइम के लिए, ये नहीं कि उसमें छुआ और बाहर निकाल दिया। आप एक बार बताओ, आपको पानी गर्म करना है, भगोना आपने बर्नर पे रख के डाल दिया तो क्या पानी गर्म हो गया? अरे उसे टाइम तो दो थोड़ा गर्म होने के लिए। तो इसको बॉल को किसी ऐसे पानी में डाल दिया है बॉइलिंग वाटर में, उसे इतना टाइम तो दो कि उसका टेम्परेचर बढ़े। मतलब आप इसमें समझना, अलग से बता देता हूं, एक बर्नर है, पानी उबल रहा है, उसमें 100 डिग्री उबल रहा है, इसमें बॉल रख दिए, पानी उबल रहा है, उबल रहा है और सफिशिएंट, तो बताओ इस बॉल का टेम्परेचर बढ़ेगा ही है। और फाइनली आप बताइए इसका टेम्परेचर कहां पे आके थम जाएगा, लास्ट किस स्टेज पे आके थम जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी इस एल्युमिनियम का सवाल कह रहा है कि हमने टेम्परेचर, ये ए है, इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया है, इसका टेम्परेचर ए। और उसके बाद क्या किया है, इट इज देन इमीडिएटली, तुरंत, मतलब इसको उठा के इसमें से निकाल के तुरंत एक कॉपर कैलोरीमीटर में डाल दिया है। कॉपर कैलोरीमीटर देखिए, जिसकी इनर वॉल कॉपर है, यानी ये वाली वॉल, ये कॉपर है, इनर वॉल कॉपर है, ठीक है, कॉपर, ये जो वॉल है ये कॉपर की है, और इसका कॉपर का जो मास है वो है पॉइंट, मास जो है इस कॉपर का 0.14 kg है, इस कॉपर का मास। और इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, इस कॉपर कैलोरीमीटर में पानी है, और इस पानी का जो मास है, ये वाटर जो है, वाटर है ना, इसका जो मास है वो 0.25 kg है।
0.25 kg। और इस पूरे, इसका नाम मैं पूरा बी दे देता हूं, इस पूरे कैलोरीमीटर को, और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, समझिएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, सवाल समझना, जैसे यहां पे एल्युमिनियम की बॉल पहले 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया, अलग अलग है वो, उससे उठा के तुरंत इमीडिएटली ढक्कन खोल के बॉल इसमें डालेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, वो फिगर और बना देता हूं। ठीक, अब सवाल क्या कह रहा है, ये बॉल जो 100 डिग्री सेल्सियस की थी, बिना टाइम गवाए तुरंत इसमें डाल दी, तुरंत। अच्छा, इस वर्ड को क्यों स्पेसिफाई कर रहा है तुरंत, क्योंकि यदि तुमने इसे बाहर निकाल लिया और थोड़ी देर बाहर निकाला, फिर ढक्कन में खोलने में टाइम लिया है ना, और फिर डाला, तो इतनी देर में तो इस बॉल का टेम्परेचर 100 से 99 98 भी हो सकता है ना, 100 से 99 98। इमीडिएटली का मतलब यह है कि जब बॉल इसमें डिप करी, गिरी, उस समय वो खुद अपना टेम्परेचर 100 लेके आई। अब बताइए, बॉल इसमें गिरा दी, अब बताइए इसका टेम्परेचर 100 लेके आई और इसका 20, इसका 100 इसका 20 अभी था, है ना, इसका टेम्परेचर 100 लेके आई है और ये 20 लेके आया है। अब क्या होगा बताओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, अब इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांजेक्शन होगा, ए अपनी हीट लॉस करेगा, और सवाल कह रहा है थोड़ी देर के बाद ये जो अंदर है वो 23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अटेन कर लेता है वाटर। ये जो वाटर है ये 23 डिग्री, और ये तो होना ही था भाई, जिसका टेम्परेचर 20 है और उसमें एक गरम गरम बॉल आ रही है इसमें डाल के, तो टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, सवाल है नहीं। तो उसने ये पूछा है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम। ये जो एल्युमिनियम है ना, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए और लिख दिया, वो कैलकुलेट करिए। सवाल समझ में आ गया है, नहीं आ गया, जल्दी बोलो, सवाल समझ में आया, क्योंकि अभी तक तो मैंने सवाल बोला है, अपनी तो बुद्धि हमने कुछ खर्च की ही नहीं है। कि एक एल्युमिनियम की बॉल, जिसको मैंने ए नाम दे दिया, उसको कैलोरीमीटर में मौजूद पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद ये क्या चीज है, दिस इज ए प्लस बी, ये ए ये बी बिफोर मिक्सिंग, जस्ट बिफोर मिक्सिंग, और दिस इज जस्ट आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेट। हालांकि जब डाला होगा की आवाज आई होगी, धप्पा करके तेज नहीं हुआ होगा उसका, धीमे धीमे बढ़ा होगा। अब मुझे बताइए इसमें हीट किसने लॉस की है, ए ने या बी ने? इस पहले ये रहा ए, ये रहा बी। अब इन दोनों को, इसको यहां देखिए और इसको यहां देखिए, तो इस प्रोसीजर में हाँ जी ए ने हीट लॉस करी है, तो हीट लॉस बाई ए, हीट लॉस बाई ए, और हीट गेन की है हीट गेन्ड बाई बी, ठीक है, यानी डेल्टा क्यू ए इक्वल टू डेल्टा क्यू बी। देखना कुछ गलती मैंने की है, या तो यहां मॉड लगाइए, यहां पर जो लॉस कर रहे हैं यहां माइनस लगाइए, यहां मॉड लगा देता हूं, ठीक है किसी। अब बताइए ए, इसको देखो, ए यहां से थोड़ी देर के लिए इसे मत देखो, ए यहां से यहां हो गया, इसका टेम्परेचर, अब बताओ ये 23 हुआ है टेम्परेचर, तो सब पे ही 23 हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये 25 रह गया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यदि ये 25 रह जाएगा तो फिर हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसका गिरेगा उसका बढ़ेगा। अब सवाल कह तो रहा है कि एक स्टेडी स्टेट पहुंच गई है, सबका 23 हो चुका है, पानी का, बॉल का, और एक चीज का टेम्परेचर और 23 हो गया, बताओ किसका? पानी का भी हो गया 23, इस बॉल का भी हो गया एल्युमिनियम का, और एक चीज और है जिसका टेम्परेचर 23 हो गया है। जी हाँ हर्ष, और बोलो बेटा, और घूमकर इसको थोड़ा और सीधा आसान कर दो, कॉपर, जो अंदर कॉपर है, यानी हीट लॉस करी है एल्युमिनियम ने, जिसका नाम मैंने ए दिया है। नो डाउट ए ने हीट लॉस करी है, बी ने गेन की है, लेकिन ए में केवल कौन है? एल्युमिनियम। लेकिन बी में कौन है? पानी भी है और कॉपर भी है। तो सुनिए बेटा, यहां क्या फॉर्म, अब क्योंकि इसका भी टेम्परेचर ही चेंज हुआ है, गौर से देखो, 100 से टेम्परेचर 23 हो गया, और जिसका टेम्परेचर चेंज होता है उसमें फॉर्मूला लगता है एमएस डेल्टा टी। किसका मास? ए का, या एल्युमिनियम लिख दो। किसका स्पेसिफिक हीट? ए की, ये एल्युमिनियम लिख दो। किसका चेंज इन टेम्परेचर? ए का। लेकिन ध्यान रखना ये और ये तो प्लस आएंगे जाएंगे, यही तो है जो नेगेटिव आ जाएगा, पर इस मोड को यहां पे शिफ्ट कर दो, अब नहीं आएगा ये नेगेटिव, इक्वल टू ये। अब बताइए इसको पता है कैसे लिखेंगे? यहां मैं लिखूंगा तो एमएस डेल्टा टी, लेकिन दो लोगों ने, मतलब इसके द्वारा दिए गए दान दो लोगों ने लूटे हैं, इसकी हीट एनर्जी
दो लोगों ने लूटी है। किसने? एमएस डेल्टा टी, एक तो वाटर 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 प्लस एमएस डेल्टा टी, कॉपर कॉपर कॉपर। ये इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? नो डाउट इस पूरे सिनेरियो में स्टेट किसी की नहीं चेंज हुई है, सबने अपने टेम्परेचर में चेंज किया है। तो हीट एनर्जी जब किसी में घुसती है या तो टेम्परेचर चेंज करती है या स्टेट चेंज करती है। तो यहाँ तो स्टेट चेंज हुई नहीं है, सबका ही टेम्परेचर में बदलाव हुआ है। इसका घटा है, बाकी सबका बढ़ा है। देखना ये इक्वेशन बनानी आ गई या नहीं आ गई? इक्वेशन बनानी आई। बी का मतलब वाटर और कॉपर का कॉम्बिनेशन है। बी खुद, जो बी है वो खुद वाटर और कॉपर है। देखो पानी और कॉपर थे ना मिलके, तो किसका मास? वाटर का। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो एक काम करते हैं, इसका मास दे रखा है 0.047, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वो हमें निकालनी है, तो एस ए लिख दूं। अब बताइए चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए, फटाफट बताओ कितना आएगा? 100 में से 23 घटा दो, 77 हो गया ना। हालांकि 23 एक्चुअली 23 में से 100 घटाना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है हमें। फाइनल तो वो है ना, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर 23 ही हो गया है ना, इसका भी 23, 23 फाइनल ये है, इनिशियल ये, तो माइनस 77 आएगा। लेकिन वो है ना पहले का, तो माइनस नहीं आने देगा, 77 ही आएगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव। हाँ लेकिन अब आ जाइए मास ऑफ वाटर 0.25, 0.25 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सवाल पढ़ लीजिए, यहां नहीं दे रखी तो ऊपर एक टेबल दे रखी है, ऊपर टेबल दे रखी है इस सवाल के ऊपर, यहाँ वाटर कॉपर है ना, ये दे रखी है नहीं। अच्छा फिर इसमें ये कंजड़पना नहीं करना सर, जब आप टेबल में से वाटर की देख ही रहे हो, वाटर की है 4186, सबसे हाईएस्ट होती है बेटा, याद कर लेना वाटर की। देखो लिखा हुआ है वाटर का 4186, फिर है ना। तो आप ये कंजड़पना मत करना सर, जब से वाटर की देख रहे हो फिर कॉपर की देखोगे, तो एल्युमिनियम की भी देख ही लो, फिर हर से समझ गया, फिर सर एल्युमिनियम की भी देख दाख के छुट्टी करो, खत्म करो। अब बताओ यहाँ क्या डालू? डेल्टा टी ऑफ वाटर क्या डालू मैं? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या डालू बोलो? 20 था 23 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, वो तो +3 ही आएगा भाई। पानी का टेम्परेचर 23 हो गया, 20 था, तो फाइनल माइनस इनिशियल 3, प्लस कॉपर का मास कितना है? 0.14 इंटू, है ना। और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इसी टेबल में से देख लो, तीसरे नंबर पे लिख रही है 386.4, पेपर में लिखी हुई आएगी। और इसका भी टेम्परेचर, क्योंकि इसका भी पहले 20 ही था, इसका भी 23 हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना, पक्का आएगा। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। समझ में आ गया सवाल? जल्दी बोलो, सवाल समझ में आ गया कि नहीं? ये तो धमकी दे रहा है, मीटिंग जाने वाली है। ये जल्दी जल्दी बीच में बोल दिया करो ना, जो मैं बोलता हूँ आ गया समझ में। अब एक और सवाल, वेरी गुड सुहानी ने बिल्कुल हिम्मत आती है कि हाँ चलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अब एक और सवाल करा रहा हूं मैं, थोड़ा ज्यादा पेज पलटने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11.14। अब ये एक्सरसाइज का है, अब ये एक्सरसाइज का है 11.14, ठीक है। अब सवाल मैं पढ़ रहा हूं, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। अब यहां तो एल्युमिनियम वर्ड बोला था, अब यहां इसको मेटल बोल दिया है, ठीक है। इसका मास 0.2 kg है, तो मास 0.2 kg कर दिया मैंने। इसकी भी स्पेसिफिक हीट ही निकालनी है सवाल में, ऑलमोस्ट सेम है सवाल, ऑलमोस्ट। इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है। देखना कि एक कोई मेटल है, उसका मास इतना है, 150 डिग्री सेल्सियस है, इज ड्रॉप्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर। इसको कॉपर कैलोरीमीटर में डाल दिया, यानी वो कॉम्बिनेशन के बाद ये फिगर हो जाएगा। लेकिन अभी कॉपर कैलोरीमीटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कंटेनिंग, अब देखिए यहां पर सबसे पहले पानी का ना मास नहीं दे रखा, जो पानी है उसका दे रखा है वॉल्यूम। अच्छा पहले यहां लिख देता हूं, ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, और जब इसको इसमें डाल देंगे तो रिजल्टिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये लगभग वही सवाल है, लेकिन इसमें दो चीजों में परिवर्तन है, मतलब उसी अंदाज में होगा, सेम टू सेम फ्लो में ही होगा, लेकिन इसमें दो चीजें थोड़ी सी आपको सिखाने के लिए डाली है। एक तो इसमें पानी, ये जो पानी है इसका मास नहीं दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है।
तो बताना, वॉल्यूम दे रखा है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम से हमें चाहिए, तो जब हम ये इक्वेशन लगाएंगे, हीट लॉस बाई ए, इसको ए नाम दे दिया, हीट गेन बाई बी, ये लॉस करेगा ये गेन करेगा। अच्छा पहले बताओ, इतना तो फील आ गया कि ये सवाल सेम है दोनों, इतना फील आ गया, केवल वैल्यूज चेंज की है, सिर्फ वैल्यूज चेंज की है, 100 को 150 कर दिया है, मास चेंज कर दिया ये। अब कहां चेंज है वो बताता हूं। एक तो इसका मास ना देके वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम से मास कैसे निकालेंगे, सुनिए। सिंस डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब मास बराबर हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पानी है वो, पानी में पानी हो गई, उसकी डेंसिटी स्टैंडर्ड है, क्योंकि वॉल्यूम हमको 150 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो डेंसिटी भी सीजीएस में डाल दो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये याद होनी चाहिए, 1 ग्राम, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना आ गया ये 150 ग्राम। और 150 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.15 केजी। जल्दी बोलो, समझ में आया? तो ये तो इतना कहानी होगी इसकी, अलग है ना, ये कि सीधे सीधे ना देके टेढ़ा कर दिया। एक और चीज, कॉपर का मास नहीं दे रखा है इसमें। आप जब पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है इस ड्रॉप इन कॉपर कैलोरी मीटर, और ब्रैकेट में लिखा है ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.025 केजी। ठीक है, इस कॉपर का जो वाटर इक्विवेलेंट है, वाटर इक्विवेलेंट वो दे रखा है 0.025 केजी। अब ये नया शब्द है आपके लिए, बस मुझे ये समझाना है। अब मुझे बताइए, यदि मैं ये समझा दूं तो सवाल आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यदि बस ये चीज समझा दूं मैं, ये क्या कलेश है, तो ये पूरा सवाल आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब तो कुछ नहीं बच रहा ना। ठीक है, बताइए इस सवाल को करने के लिए, इस सवाल को, अच्छा हाँ एक चीज और है इसमें। हमने जो अभी अभी सवाल किया है, ये वैल्यूज हमने क्या कर ली थी, उस टेबल में से झांक के देख ली थी, लेकिन अब जैसे इसमें ही है ना, हाँ कंप्यूट द, नहीं इसमें नहीं है, कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट, एक मिनट रहने दो, नहीं इसमें नहीं है, सॉरी इसमें नहीं है। तो बस अब मुझे वही समझाना है। तो देखिए बेटा, ये वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? इस वाटर इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब ये है कि हम आपको कॉपर का मास तो नहीं दे रहे, लेकिन कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट दे रहे हैं। वाटर इक्विवेलेंट ना एक स्टैंडर्ड वर्ड होता है, वो क्या चीज होती है, ये जितना काम कॉपर कर रहा था, उस कॉपर की बजाय आप इतना पानी ले लेना। अच्छा बताओ, कॉपर का रोल है ना, कॉपर का इस इक्वेशन में रोल ये रहा ना कॉपर का रोल। कॉपर की तो वजह से कॉपर भी हीट खींच रहा था, चूस रहा था, बोलो। तो वो ये कह रहा है कि जो काम कॉपर कर रहा था वो काम कितने वाटर से करा लेता। वाटर इक्विवेलेंट इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच वुड एक्सट्रैक्ट और गिव द सेम एनर्जी एज दैट गिवन बाई मेटल इंडिविजुअली। नहीं समझे? मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, इक्विवेलेंट वर्ड समझाता हूं। बताना, आज रात 8 बजे से 500 और 1000 नोट के रुपए वो नोट बंद कर दिए जाएंगे। सब में घबराहट पैनिक हुई थी 2014 में। अब क्या था सुनेंगे। अब जो रईस लोग थे उन्होंने क्या किया, यार पैसे बैंक में डालेंगे तो गवर्नमेंट की नजर में आ जाएंगे ये पैसे, और फिर वो हमसे कहेगी टैक्स दो, है ना। अब क्या करें, और यदि कुछ नहीं खरीदेंगे, है ना, कुछ नहीं, तो ये तो पैसे कल से मतलब इतने दिन के बाद रद्दी हो जाएंगे, फिर तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्या करें, है ना, कितना उड़ाएंगे हम, कितना। अब सपोज करो एक आदमी, तो फिर एक जुगाड़ कई लोगों ने ढूंढी, जैसे 2 लाख रुपए हैं किसी के पास, और वो बैंक में नहीं डालना चाह रहा था, वो गया और उसने उस 2 लाख का गोल्ड ले लिया, है ना। अब बताइए, मैं आज की डेट में एक बात करूं, मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, इमेजिन करो, वैसे इमेजिन कर लूं, अच्छा लग रहा है, मैंने पता नहीं कितने दिनों से पैसों की शकल नहीं देखी। ठीक, चलिए तो सुनिए, इमेजिन तो कर ही सकता हूं। देखिए, अब मेरे को ये 50-50 हजार रुपए की 4 गड्डी है, ये 50-50 हजार रुपए की 4 गड्डी है। कितने पैसे हो गए बोलो, कितने पैसे हो गए टोटल, कितने हो गए? 4 गड्डी है, ये हो गए 2 लाख रुपए। अब मैं जब, और आज की डेट में रफली 10 ग्राम सोना 50 हजार रुपए का आता है,
50,000 रुपए दोगे 10 ग्राम। तो अब बताइए इतने पैसे में मुझे 10 ग्राम गोल्ड मिल गया। तो अब आप बताइए मेरे एक हाथ में 10 ग्राम गोल्ड है और मेरे एक हाथ में 50,000 वो 2 लाख रुपए है, 50,000 की 4 गड्डी। तो अब आप बताइए मैं ये कह सकता हूं ना कि दोनों की वैल्यू एक जैसी है, दोनों की ब्रांड वैल्यू एक जैसी है, दोनों की वैल्यूएशन एक सी है? बोलो बताओ, सोच के बताओ। यदि मैं उस 40 ग्राम गोल्ड को कहीं चलाऊंगा तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे? सोच के बताओ। उस 40 ग्राम गोल्ड को मैं कहीं चलाऊंगा, उस 40 ग्राम गोल्ड को कहीं से एनकैश करूंगा तो मुझे वापस 2 लाख ही मिलेंगे ना। अब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, वजन में इक्विवेलेंट नहीं है यार। 50 हजार की गड्डियों का वजन 40 ग्राम से ज्यादा होगा। अच्छा सपोज करो, एक थोड़ा सा दूसरे ट्विस्ट में बात करता हूं, नहीं है 50,000 की गड्डी, खेरिज लेके चला गया कोई बंदे 2 लाख के। बोलो इमेजिन करो 2 लाख की खेरिज लेके चला गया, खेरिज सिक्के, कितना वजन होगा उनमें, लेकिन बदले में गोल्ड मिलेगा 40 ग्राम ले। तो हम यहाँ वजन की इक्विवेलेंसी देख रहे हैं या वैल्यूएशन की वैल्यू? बताना। 2 बोरे भरेंगे, मैंने 2 बोरे भर के खेरिज दी, 2 बोरे भर के खेरिज दी, बदले में उसने मुझे 40 ग्राम सोना दिया, तो मुझे उससे लड़ना चाहिए? नहीं नहीं मैंने तो तुझे इतने सारे दिए है और तू मुझे इतना सा गोल्ड दे रहा है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड रहूंगा ना। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। यहां उनकी वैल्यूएशन इक्विवेलेंट है। तो ऐसे ही हो सकता है कॉपर का मास कुछ और हो कॉपर का मास, लेकिन उस कॉपर ने जो इस कॉपर कैलोरीमीटर में काम किए होंगे वही काम वाटर के इस अमाउंट से कर लेना, बात बराबर रहेगी। दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। समझ में आया या नहीं आया? अब बताइए वाटर इक्विवेलेंट, जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं? कि वो तो अब यदि ये समझ में आ गया तो सुनेंगे अब, ठीक है? तो पूरा सवाल पूरा का पूरा पहले जैसे ही है पूरा। तो अब इसमें हीट किसने लॉस करी? 1 मिनट कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? अब जैसे ही मैं इस बॉल को इसमें डालूंगा तो सीन ऐसा हो जाएगा, तो ए तो हीट लॉस करेगा और बी गेन करेगा। तो लॉस करने वाला कौन? मेटल। तो इसके लिए ये लगाओगे, इसके लिए ये लगाओगे। अब ये देखिए मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, डेल्टा। 1 मिनट, ये तो वैल्यूज है ना इक्वेशन। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इस वाटर की बात कर रहा हूं, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब यहां क्या करोगे? कॉपर लिख रहा है ना आपने, कॉपर का मास तो दिया नहीं है। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो काम कॉपर कर रहा था उसे चूल्हे में जाने दो पानी, तो यहाँ पे उसी पानी को लिख देना, पानी की ही स्पेसिफिक हीट लेनी है और उसी का ही चेंज इन टेम्परेचर यूज करना है। बस ये मतलब होता है वाटर इक्विवेलेंट का, कि जो काम कॉपर कर रहा होगा उसे चूल्हे में जाने दो, हम उस पानी का मास दे रहे हैं, ये ले लेना। अब बताइए समझ में आया? अब इसमें कैलकुलेशन में एक फायदा क्या होगा, ये और ये, लेकिन इसमें डैश कर देता हूं, सॉरी, है ना, इस पे डैश, ये और ये तो एक सही है ना, क्योंकि ये भी पानी तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ही लोगे, वो 4186 होगी और चेंज इन टेम्परेचर भी एक सा होगा। बस ये मास 0.15 kg है, ठीक। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, यही तो कैलकुलेशन से आसान मिलगी बेहतर भी, ठीक। तो बताना ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, mw ये वाला प्लस mw डैश ये वाला, बाकी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। बताओ ये वैल्यू क्या डालेंगे? 0.2, यहाँ 0.2, ये हमें निकालना है। ये चेंज इन टेम्परेचर 150 से 40 हो गया तो -110, पर वो पहरेदार लगा हुआ 110। मास ऑफ वाटर और ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये 0.15 है, ये 0.15 है, और वो कितना है 0.025, तो 5 और 2 7.175, सही है ना। तो ये दोनों जोड़ दोगे तो 0.175, स्पेसिफिक हीट 4186। बताना चेंज डेल्टा टी कितना डाला जाएगा यहाँ पे? ये 27 है, वो 40 है, 27 से 40 पहुंचा दिया यानी 13। तो स्क्रीनशॉट मारिए इसका, ये निकालना है घर पे, निकाल लेना, बाकी काम आपका है। आया समझ में? नहीं ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, टिक 1 2 3 4। अब आ जाते हैं एक और अच्छा सवाल, ठीक। तभी अब वापस एग्जाम्पल पे आओ, वापस एग्जाम्पल पे आइए। अच्छा अरे यार शिट, इसमें एक सवाल और पूछा था, एक भूल गया मैं, एक सवाल और पूछा था कि यदि हीट लॉस टू सराउंडिंग नेग्लिजिबल ना हो तो, नहीं हो तो
तो बताना फिर जो स्पेसिफिक हीट निकल के आएगी वो कम आएगी या ज्यादा, इसे अपने आप करना। मैं अगला करा रहा हूं 11.4, लेकिन वो अब एग्जाम्पल का 11.4 है, थोड़ी बुद्धि खुद भी खर्च करना। एग्जाम्पल का 11 पॉइंट, हाँ हर्ष बिल्कुल ठीक आंसर, हर्ष ने दे भी दिया। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि हमारे पास आइस है, कुछ आइस है, आइस है ये है ना, और इसका जो आइस लिख देता हूं, और 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। यदि केवल आइस बोल देता और टेम्परेचर नहीं देता तो भी हम फिर 0 ही लेते। इसका वजन दे रखा है 0.15 kg। इसको हम मिक्स कर रही, इसका नाम दे दिया मैंने ए। अब इसको पानी में, नाउ दिस इज गोइंग टू बी बी, जो नया दूसरा सिस्टम है। इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो मास है पानी है ये 0.3 kg है। अच्छा थोड़ा आइडिया ले लो, 150 ग्राम बर्फ है और 300 ग्राम पानी है ना, 300 ग्राम, उससे दुगना है ये, ठीक। अब वो कह रहा है जब हमने इसको इसमें मिलाया, जब हमने इसको मिलाया इसमें, यानी A प्लस बी कर रहा हूं, तो रिजल्टिंग टेम्परेचर 6.7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। उन्हीं सवालों की लड़ी में, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको निकालनी है। अब सुनना, इस सवाल में थोड़ी सी बुद्धि और खर्च करनी है, मजेदार सवाल है। अभी तक जैसे ये एल्युमिनियम होता था तो मैं यहाँ पे ये दिखा देता था कि ये एल्युमिनियम ब्लॉक ही पड़ा हुआ। सपोज करो ये आइस ना होकर एल्युमिनियम होता तो मैं एल्युमिनियम यहां डाल देता ऐसे। बोलो बोलो बोलो, लेकिन क्योंकि ये आइस है और जब मैं इसमें डालूंगा और रिजल्टिंग टेम्परेचर 6.7 है, तो आइस तो 6.7 पे सरवाइव कर ही नहीं सकती ना। यहां गाना फिट बैठता है, मैं पानी पानी हो गई, समझे कुछ? यानी ये आइस गई इसी में ही, घुल गई। मतलब इसमें आप सेपरेटली नहीं दिखा पाऊंगा मैं उसे। मतलब मैं यदि ऐसे दिखा रहा हूं तो ये मेरी बदतमीजी होगी, यदि मैं आइस को ऐसे दिखा रहा हूं तो। फील कर लो, फील कर लो, नहीं नहीं फील मत करो क्योंकि फिर गलत फीलिंग आएगी। वो मेल्ट हो चुका है पानी। क्या ये कले समझ में आई सवाल की? इसमें हर सवाल कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपको, ये भी सवाल कुछ ना कुछ सिखाएगा। हाल इसमें आइस डाली है, अब आइस क्योंकि रिजल्टिंग टेम्परेचर 6.7 हो गया है तो आइस तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती ना, 0 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है। लेकिन उसके बाद तो 0.1 भी बढ़ा दिया। तो क्या सवाल की कले समझ में आई कि मैं चीख कर रहा हूं? आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस निकालनी, ठीक। अब बताइए इसमें हीट लॉस किसने की है? इस पूरे सिनारियो में हीट किसने लॉस की है? इस सिनारियो में बताओ, इस सवाल में वेदर भी। अब हीट किसने लॉस की है? ए ने या बी ने? ऐसे जवाब दो, चलो ए ने या बी ने, जल्दी बताओ। मैं कह रहा हूं ए ने या बी ने? पानी पानी चिल्ला रहे हैं, पानी है, दारू और बेच दूं, पानी तुम चिल्ला ही रहे हो और एक आध से चकना मांग लेंगे। मैं सिंपली पूछ रहा हूं ए और बी में से किसने हीट एनर्जी लॉस की है? बी ने हीट एनर्जी लॉस की है क्योंकि बी का टेम्परेचर 50 से कम हो गया 6.7 और ए का टेम्परेचर तो 0 था ना, 0 से बढ़ के 6.7 हो गया है। उसके लिए तो हीट एनर्जी गेन की है ना। तो हीट लॉस बाई बी, बी लॉस करेगा, कर रहा है इस वाले में, तो उस पर मॉड लगा दीजिए और गेन कर रहा है ए, ठीक है। अब देखना, तमीज से सुनना, इसके लिए वो फॉर्मूला उतार रहा हूं मैं, अब इसके लिए फॉर्मूला उतार रहा हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान और चाहिए। तो बी के साथ क्या हरकत हुई? बी का मास इतना था, ठीक है, बी की स्पेसिफिक हीट क्योंकि वो वाटर है और उसका टेम्परेचर बेचारे का 50 से 6.7 हो गया, तो आप रखोगे मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्योंकि वो वाटर है जो बी है, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी। बताना बी का मास 0.3, अभी आरएचएस रखूंगा, इनटू स्पेसिफिक हीट 4186, और चेंज इन टेम्परेचर क्या रखूं बताओ? चेंज इन टेम्परेचर क्या रखूं? डेल्टा टी डब्ल्यू, 50 से 6.7 हो गया, जल्दी बताओ क्या रखूं? डेल्टा टी बी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी। तो घटा दो, एक्चुअली इसमें से इसे घटेगा तो वो माइनस आएगा, पर ये दो पहरेदार लगे वो प्लस कर देंगे, 50 में 44, 43.3। इतनी बात समझ में आई पहले तो। और ये क्योंकि डिफरेंस है 43.3 आएगा, क्योंकि ये डिफरेंस है, सेल्सियस लिखो, केल्विन लिखो, कुछ भी लिखो। अब मुझे कौन बताएगा आरएचएस कैसे, इसको कैसे उतारूंगा फ्रेम में? अब ए को देखो,
यहां थोड़ी जो बता देगा उसे शाबाशी। अरे वाह हर्ष, वेरी गुड। हर्ष तो जीत गया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। शाबाश हर्ष, दिल जीत गया तूने आज। और बोलो बेटा, और बोलो। एक्सप्लेन करके और भेजा है हर्ष ने, शाबाश। हाँ भाई, हीरे हैं बच्चे कुछ तो। अब पता है ए के साथ क्या हुआ है, धीमे से कंसंट्रेशन से देखना, भूमिका थोड़ा और सोच। देखिए ये आइस जो इसमें डाली जा चुकी है, जो मैं अलग से नहीं दिखा पा रहा हूं, उसका टेम्परेचर, एक मिनट, ए को ध्यान देना, ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी और अब वो पानी बन चुका है 6.7। हाँ, तो सुनो, ये आइस पहले वाटर में कन्वर्ट हुई होगी, ये आइस, यानी सुनना, इस आइस के साथ क्या हुआ होगा, पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हुई होगी, ये आइस, ये इसी की वाटर में कन्वर्ट हुई होगी, और फिर इसका टेम्परेचर 6.7, मतलब ये वाली जो ए अलग से आपने डाली है वो ऐसे गुजरी होगी। सोच के देखो, इमेजिन करो, मैंने अपनी आइस इसमें से निकाल ली है ना, और कुछ दिखा पा रहा हूं ऐसे क्योंकि वो मेल्ट हो गई है, लेकिन इमेजिन करो दिखा रहा हूं स्लो मोशन में, तो उस आइस के साथ पहले वो ऐसे हुई होगी, है ना, मेल्ट हुई होगी। ये मैंने कंटेनर, ए कंटेनर में पानी है, कंटेनर में। क्या ये इस चीज समझ में आई या नहीं आई कि इस ए के साथ ये हरकत गुजरी होगी कि पहले आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा, एकदम धप्पा करके तो 6.7 नहीं हुआ होगा, और फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो यानी ये इक्वेशन लगेगी इसके लिए, क्या लगेगी बताओ, यहां से यहां तक लगेगा ml, है ना, मास ऑफ ए और लेटेंट हीट ऑफ, क्योंकि वो आइस है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हालांकि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग रखनी चाहिए पर वो सवाल बदतमीजी करता है, प्लस अब यहां से यहां मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ समझे या नहीं समझे, इस आइस के साथ ये हरकत हुई है। हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ठीक है। ये जो आइस थी वो इस तरीके से चेंज हुई है, तो पहले तो उसको बर्फ जो पानी में कन्वर्ट हुई होगी 0 से 0 के दौरान ही, लेटेंट हीट वाली, ठीक है ना, प्लस ms डेल्टा टी। तो मास ऑफ ए कितना है, 0.15 kg, ये हमें निकालना है, ये 0.15, और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ये वाटर 4186, और ये कितना रखोगे डेल्टा टी, इसमें से ये घटाओ 6.7, मतलब मैं लिख देता हूं, ये कितना है 0.15 इंटू एल प्लस एम ए 0.15, ये 4186, और चेंज इन टेम्परेचर इसमें से ऐसे घटाओ 6.7। एक बार लास्ट प्लीज मुझे बता दो दिमाग में, और ये तो एज इट इज है, समझ में आया या नहीं आया ये, और ये नहीं आया तो फिर अगला सवाल करने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं एक सीढ़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, केवल भूमिका, विधि और हर्ष। चलिए एक बार वीडियो में दोबारा देखना, शायद आ जाए। सुहानी को नहीं आया, वेदरबी को नहीं आया तो पूछो क्या। हाँ तेरा तो नाम बोल दिया मैंने, छाया को भी नहीं आया। अब आंसर नहीं पता मुझे, आंसर नहीं पता, आंसर घर पे निकालना, आंसर घर पे निकालना, तमीज से निकालना, कैलकुलेटर को यूज करके निकालना। चलिए एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, गिने चुने आप बच्चे हो, करने ही रहे हो। चलो फिर एक और एक्सरसाइज पे आते, 2 सवाल और रह गए, 2, फिर छोड़ता हूं आपको, फिर कल नया टॉपिक लूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक तो आसान है सवाल, एक में बस ऐसे ही आईक्यू चाहिए होगा। अब वापस एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज पे 11.12 है, एक्सरसाइज का 11.12 है। वो क्या कह रहा है, एक 10 किलोवाट की ड्रिलिंग मशीन है, इज यूज टू ड्रिल अ बोर, छेद करना है एक एल्युमिनियम ब्लॉक में, एक एल्युमिनियम की ईंट दे रखी है ना, एल्युमिनियम की ईंट 8 किलो की है, एल्युमिनियम है ये, 8 किलो की है ना, और इसमें हम एक ड्रिलिंग मशीन से छेद करेंगे। हम उसमें बनेगी तो नहीं ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, ऐसे करके ये चलो ग्रर, ये मशीन चलाई जा रही है ना, ड्रर, और इस मशीन की जो पावर है, इस मशीन की वो दे रखी है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, और मशीन अगले 2.5 मिनट तक इसमें लगी रही, 2.5 मिनट तक, और इसमें छेद कर दिया। अब जिसने ड्रिलिंग मशीन को यूज किया है वो जानता है ये तो तब भी एल्युमिनियम ब्लॉक है, दीवार में छेद करूंगा ना
तो दीवार का एरिया और मशीन भी दोनों गर्म हो जाती है इस फ्रिक्शन की वजह से। एल्युमिनियम में कर रहे हैं, एल्युमिनियम तो और मुश्किल से कटेगा, मतलब छेद होगा, ठीक है, और ज्यादा फ्रिक्शन होगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर आगे क्या कह रहा है वो सवाल, आगे कह रहा है वो, assuming 50% of power is used up in heating the machine itself or lost to surrounding, specific heat of aluminium is। अब इसमें ना एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट एक बदतमीजी में दे रखी है। हालांकि जब आप स्मार्ट हो जाओगे तो फिर कोई बदतमीजी नहीं है, जब आप स्मार्ट धीमे धीमे प्रैक्टिस होगे। एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट बदतमीजी है 0.91 जूल केल्विन। लेकिन साहब मेरे अंग्रेजी में तुम्हारा क्या काम है साला, जब सब ऐसे ही है तो तू सीजीएस क्या कर रहा है, ये ऐसा ये ऐसा, ये तो खराब हो गया ना। तो इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो तमाम तरीके उनमें से एक बढ़िया तरीका, दोनों ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई करो। अब 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया बताता हूं। 1000 का मल्टीप्लाई, मेरा दिमाग 1000 पे क्यों गया दिल। अब ये 1000 ग्राम हो गया ना, और 1000 ग्राम माने इस 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 910 हो गया जूल, ये हो गया 1 kg। आगे समझ में नहीं, और 1 लिखो लिखो मत लिखो। तो पहले तो जूल को केजी में कन्वर्ट कर दिया। जब अब उसने क्या बोला है सवाल, ये मशीन 2.5 मिनट तक चलेगी। तो पहले तो ये बताइए, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी भी होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी होता है, रेट ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी भी होता है। तो कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है ये, P इंटू टी। P की जगह रखेंगे हम 10 किलोवाट, क्योंकि 10 किलोवाट की पावर है, और उसकी जगह रखेंगे 2.5 मिनट। लेकिन इसमें एक काम और करिए, अभी 10 किलोवाट का मतलब 10, और किलो हटाइए, पहले तो किलो हटा दिया मैंने, और ये 2.5 मिनट है, इसे सेकंड में करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई। पहले तो ये बताइए, दिस इज द एनर्जी डिलीवर्ड बाई मशीन। ये मशीन ने एनर्जी दी। अब सवाल क्या कह रहा है, ये जो मशीन ने एनर्जी जनरेट करी है ना 2.5 मिनट में प्रोड्यूस की है, ठीक है, उसकी 50% तो खुद ही गर्म हो गई, 50% सराउंडिंग में लॉस कर दी, ये सवाल ने बोला है। तो एल्युमिनियम में केवल 50% जा रही है भाई, वो सवाल ये कह रहा है। अब देखिए मैं लिख देता हूं, ओनली 50% ऑफ एबव एनर्जी, ऊपर की जो एनर्जी ना, ओनली 50% ऑफ एबव एनर्जी इज यूज्ड इन हीटिंग एल्युमिनियम। समझ में आ गया नहीं, ये सवाल ने बोला है, सवाल ने बोला है ये सारी एनर्जी केवल एल्युमिनियम को नहीं गर्म कर रही, खुद मशीन को भी गर्म कर दिया, एल्युमिनियम को तो इसकी 50% जा रही है। तो अब बताइए, इसका मतलब डेल्टा क्यू ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को इसका 50%, यानी 50 तो बड़ा आसान होता है, आधा कर दो, और नहीं तो ऐसे कर दो 50%, 50/100 आधा ही हुआ वो। तो एल्युमिनियम को इतनी हीट एनर्जी गई। ये जो भी कैलकुलेट होके आएगा, जो भी इजी नंबर आएगा, ठीक है, बताओ 25 छक्के कर दो, 1 0 इसमें 25 छक्के 150 भाई, 1 मिनट 25 छक्का, ये तो 150 हो गया, और ये 1 2 3 4 0, ये इज इट ओके। अब क्योंकि इजी थी तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब इसका आधा कर दो, तो ये 150 का आधा 75 हो गया, 75 इंटू 10⁴ जूल। क्या इतनी हीट एनर्जी एल्युमिनियम को गर्म करने में जा रही है। यानी मशीन ने प्रोड्यूस तो बहुत एनर्जी करी, लेकिन एल्युमिनियम में इतनी गई एज अ हीट एनर्जी। अब क्या करना चाहिए हमें ये पता चल गया। अब केवल इसको सिस्टम मानो, हमें ये पता चल गया इसमें इतनी हीट एनर्जी एंटर करी है, और जब किसी सिस्टम में एनर्जी घुसती है तो या तो टेम्परेचर चेंज करती है या स्टेट चेंज करती है। स्टेट चेंज हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये डेल्टा क्यू को कैसे कंपेयर, इसको एमएस डेल्टा टी से मैनेज कर लो। एल्युमिनियम में कितनी गई, एल्युमिनियम का मास, एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम, AL डाल दिया। ये कितना है 75 इंटू 10⁴। एल्युमिनियम का मास 8 किलो, स्पेसिफिक हीट उसने बदतमीजी में दी 910। उसने पूछा ये था कितना टेम्परेचर राइज हुआ होगा। इसको अभी सॉल्व करके बता दीजिए, एक का तो आंसर मैच करा ही दूंगा। चलो किया ये है, तो डेल्टा टी 103 डिग्री सेल्सियस एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, सबका 103 ही आ रहा है, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर भी एक बार घर पे करना। और आज का लास्ट सवाल, बेटा सवालों का कोई अंत नहीं है,
ठीक है, हम अपनी तरफ से बस कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हाँ आपके दिमाग में पहुंची जो भी है। एक सवाल और बताऊं इसे, है ना। एक और क्वेश्चन है, वो कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी बुद्धि आईक्यू लगाना है बस उसमें, जस्ट इससे अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल। क्वेश्चन था है 11.13 एक्सरसाइज का, ठीक है। वो कह रहा है एक कॉपर ब्लॉक है जिसका मास 2.5 kg है। एक कॉपर ब्लॉक है जिसका मास 2.5 kg है। ये तो कॉपर ब्लॉक, बॉल बना दो, ब्लॉक बना दी, कॉपर ए लिख देता हूं, कॉपर भी लिख देता हूं, और इसका मास है 2.5 kg, 2.5 kg इज हीटेड इन अ फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर किसी भट्टी में, ओवन में 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, एंड देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक। लार्ज आइस ब्लॉक, लार्ज लार्ज लार्ज, फिजिक्स में कभी कभी इन शब्दों का भी मतलब होता है। अब आइस ब्लॉक का मास तो दिया नहीं है, जैसे अभी तक हमने सवाल किए हैं कि इसको जिसमें रखते थे उसका भी मास देते थे, इसको जिसमें डालते थे उसका भी मास बताते थे। लेकिन अब जो आइस ब्लॉक दिया है वो ये क्या दिया है, खूब बर्फ की सिल्ली है। यूं मान लो मैं ये जिस हॉल में पढ़ा रहा हूं, इस हॉल में ठुसी हुई आइस है, ऐसे समझ लो। इस बात का मतलब समझे, ये मान लो ये आइस ब्लॉक है खूब बड़ी, इससे भी बड़ी मान लेना, दिस इज बी। इस बात के मायने ये है, इस लार्ज आइस ब्लॉक का मतलब ये है कि ये कॉपर है 2.5 किलो की और आइस है खूब सारी, अंत नहीं है। आप मुझे अब एक बात बताइए, इमेजिन करो वही चीज में मैं एक छोटी सी गोली लूं मेटल की, बहुत छोटी सी, है ना, और उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 1000, सोचो, है ना, हालांकि टफ है, नॉर्मली नहीं, लेकिन 1000 कर दिया। उसको मैं एक कमरे में, एक कमरा जो बर्फ से भरा हुआ है उसमें डाल दूं, तो क्या वो सारी बर्फ को मेल्ट कर देगा? ये बताइए, क्या सारी बर्फ को मेल्ट कर देगा? कुछ उसमें से कुछ को ही वो, मतलब पता है क्या होगा, यदि वो एक छोटी सी बॉल इतने बड़े कमरे में डाल दी जाए तो क्या होगा, यानी एक छोटे से सैनिक को इतनी बड़ी सेना से लड़ाओगे तो क्या होगा, वो कुछ को ही तो मार पाएगा, फाइनली उसी का अंत होना है, सही तो है, उसी को होना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैं इस बॉल को यहां डालूंगा, इस बॉल को मैं यहां डालूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ आइस को ये मेल्ट कर पाएगा। मतलब मान लो मैंने यहां डाल दिया और अंदर घुस भी गया, मेल्ट होके थोड़ा सा मेल्ट भी हो गया, और ये कॉपर बॉल, ये सारी आइस नहीं मेल्ट कर पाया। तो अब आप ये समझिए, कॉपर शहीद हो गया। शहीद होने का मतलब आप मुझे बताइए इस समय टेम्परेचर कितना होगा इतने एरिया का, कॉपर का फाइनली कितना, अच्छा कॉपर का कितना टेम्परेचर हो गया होगा ये बताइए, कॉपर का कितना हो गया होगा एट लास्ट? कॉपर का टेम्परेचर 500, बर्फ का 0। कॉपर का टेम्परेचर 400 हुआ होगा, बर्फ का 0, क्योंकि अभी बर्फ मेल्ट नहीं हुई। कॉपर का टेम्परेचर 300, अभी सारी बर्फ, क्योंकि पता है बर्फ का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, बर्फ का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, पहले बर्फ सारी तो मेल्ट हो, जब सारी बर्फ मेल्ट होगी, समझ रहे हो, सारी बर्फ, उसके बाद यदि कॉपर में कुछ बचता है एकदम हीट एनर्जी, तब मेल्ट कुछ टेम्परेचर बढ़ा पाएगा। लेकिन क्योंकि उसने वर्ड बोला है लार्ज आइस ब्लॉक, तो इसका मतलब ये है कॉपर का टेम्परेचर 500, नीचे बर्फ 0, 400 ये 0, 300 ये 0, फाइनली कॉपर को ही शहीद होना पड़ा और इसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो थोड़ी बहुत आइस मेल्ट हुई है उसका मास निकालना है हमको। ये जो, तो उसने ये पूछा है व्हाट, उसने क्या बोला है उसमें, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट। पहली बात, मैक्सिमम वर्ड, कितनी मैक्सिमम आइस मेल्ट हो सकती है, तो मैक्सिमम आइस तब मेल्ट हो सकती है जब हम ये एज्यूम करें कि इस कॉपर की सारी हीट एनर्जी सिर्फ बर्फ में जा रही है, बर्फ को मेल्ट करने में जा रही है, सराउंडिंग को नहीं जा रही। समझ में आया, समझ में आया मैक्सिमम वर्ड यूज करने का क्या यूज लॉजिक है, क्योंकि हम ये एज्यूम करेंगे इस सवाल को करने में कि इस कॉपर की सारी हीट एनर्जी केवल बर्फ में जा रही है, नहीं तो ये सवाल होगा और नहीं हम पे। तो अब मुझे बताइए अब क्या करूं मैं इसमें, ए है बी, हीट ए ने लॉस करी है, गेन बी ने करी है, जो लॉस करता है उसमें ये, इसकी, अब बताओ इसका टेम्परेचर बेचारा शहीद हो गया, ये
ये बेचारी सारी बर्फ को, लेकिन हाँ कुछ सेना से तो टकराया, जिस जिस बंदे से लड़ा होगा सामने सेना है, सामने सेना में मतलब 2000 लोग हैं और मैं अकेला हूं, मैं तो नहीं जीत पाऊंगा ना, वो फिल्मों में ही होता है ना, नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन एक आध को मार दूंगा बस ये होगा। तो कुछ पानी को मेल्ट कर दिया, तो कितना पानी मेल्ट किया है, तो यहां लगेगा मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर। अब चेंज इन टेम्परेचर में क्या रखोगे पहले बताओ, यहां क्या रखोगे, मास ऑफ कॉपर दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ये भी दे रखी है, उसको तमीज से कर लेना, जूल पर ग्राम पर केल्विन, वो ग्राम का भी लोचा है ना। और ये क्या डालोगे ये बताओ मुझे, ये 500 ही आएगा, क्योंकि 0 -500 -500 और वो 500। अब बताइए यहां क्या आएगा, ये बताइए डेल्टा क्यूबी की जगह क्या लिखूं, कितना अमाउंट। अब यहां ये नहीं आएगा ml + ms डेल्टा टी, ये नहीं आएगा ये वाला फैक्टर, क्योंकि कॉपर की सारी हीट एनर्जी सिर्फ बर्फ को मेल्ट करने में खर्च हुई, उसको टेम्परेचर बढ़ाने में तो यूज हो ही नहीं पाई। समझ में आया, कॉपर ने जो हीट एनर्जी दी, कॉपर ने हीट एनर्जी जो आइस को दी, उसने सब किस में खर्च कर ली, आइस को मेल्ट करने में। भी पता नहीं कितनी आइस मेल्ट होगी। अच्छा इसमें एल का क्या मतलब होता है, या एम, इस फॉर्मूले में एम का क्या मतलब होता है, एम का मतलब होता है दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच चेंज इट्स स्टेट। तो ये एम ही हमको निकालना है। अब मैं इसमें एक चीज बता दूं, वही लफड़ा, स्पेसिफिक हीट दे रखी है हमको 0.39 कॉपर की, जूल पर ग्राम पर केल्विन, वही बदतमीजी अभी अभी मैं बता के चुका हूं, तो ये हो जाएगी 390 जूल पर केजी पर केल्विन। तो यहां तो आप 390 रख लेना। और दूसरी चीज जो लेटेंट हीट दे रखी है हमको, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वो दे रखी है 335 जूल पर ग्राम तो 335 पर केजी। अब समझ जाओ वही चीज, ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई करो तो ये रखोगे। इसको भी अभी कैलकुलेटर लगा के अभी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन भी कैलकुलेट, बताओ ये मल्टीप्लाई करो, उसको इससे डिवाइड करो, देखो अभी आंसर आ जाएगा, आप तक करना। चलिए तो सही बोला, ये m जो आ रहा है 1.45 यानी 1.5 केजी। इतनी मैक्सिमम आइस मेल्ट हो सकती है। अच्छा प्रैक्टिकली इतनी आइस मेल्ट होगी या इससे कम या इससे ज्यादा, अब ये बताओ। इस सवाल को करने के लिए जो हमने बुद्धि लगाई है, क्या बुद्धि लगाई है कि मतलब क्या एजम्पशन लगाई है कि हीट लॉस टू सराउंडिंग इज नेग्लिजिबल। अब बताइए वास्तविकता में आइस इससे कम मेल्ट होगी या इससे ज्यादा, ये बताओ। जी हाँ छाया, वास्तविकता में आइस इससे कम मेल्ट होगी, क्योंकि कॉपर अपनी सारी हीट एनर्जी आइस को नहीं दे पाएगा, कुछ सराउंडिंग को भी जाएगी। तो जब वो इसको कम देगा तो ये भी भाई, ये उसको कम देगा तो उसको आएगा भी कम आंसर। तो बेटा आज के लिए इतना ही।